जो डर है ना, ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है। इसको जहन से निकालना होगा। इसीलिए मैंने पहला सवाल ये किया कि कितनी दफ़ा आप मेरे ऑफिस में आए हैं तो उसके बाद आपको एडमिट किया हो। जब भी आए हैं आपकी बात बड़े तवज्जो से सुनी और उसका सही जवाब दिया। और सही जवाब ये होता है कि जिनसे आपका वास्ता है वो आपकी वालदा है। तो आपको उनके साथ मामला तय करते हुए ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि हम दोनों बराबर नहीं हैं, यानी मैं और मेरी वालदा बराबर नहीं है। टफ लव का एक प्रिंसिपल भी यही है कि वालदैन और औलाद बराबर नहीं होते, उनमें बड़ा फ़र्क होता है। और कहीं पीछे जहन में है कि हम बराबर हैं बल्कि बढ़ के हैं, क्योंकि बढ़ के मारते रहे होते हैं तो बंदे को लगता है कि हम बढ़ के हैं। और कितनी ही दफ़ा ऐसा ज़िंदगी में हुआ कि आप नाराज़ होकर वालदा से घर छोड़ के चले गए, और ऐसा कितनी दफ़ा हुआ कि वालदा ने कभी आपको घर से निकाला हो या घर छोड़ के चली गई हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये जो रिजेक्शन है, जो कि उसकी तलवार लटकाना अपनी वालदा पे, ये मुनासिब नहीं है। और वालदा से भी हो सकती है कोई गलती, गुस्सा हो सकता है, लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि वो चूँकि मेरी वालदा हैं तो उनको कुछ मार्जिन देने की ज़रूरत है। क्या दूसरी बात ये समझते हैं कि उस मामले में, यानी जिस मामले में आप विलिंग वेज आते हैं, आप डिफ़ॉल्टर हैं, आप कसूरवार हैं, यानी नशा आपने किया, वालदा ने तो नहीं किया, ठीक है ना। नशा आपने किया और नशा करने के जो नुकसानात हैं वो आपने और वालदा ने दोनों ने बर्दाश्त किए। आपने बर्दाश्त किए, आपने तो करने ही थे, नशा जो किया था, पर वालदा ने बर्दाश्त किए, उन्होंने नशा नहीं किया था, उन्होंने इसलिए बर्दाश्त किए कि वो आपसे प्यार करती हैं। क्या आपने कभी उनसे ये बात की कि मैंने जो नशा किया उससे जो नुकसानात पहुँचे उसमें खामखा का हिस्सा आपको मिलता रहा? कितनी दफ़ा आपके नशे से जो नताइज निकले उसकी तकलीफ़ वालदा को पहुंची? किस किस्म के नुकसानात आपके नशे के जो आपको भी पहुंचे लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वालदा को पहुंचे? कितनी दफ़ा लोगों से बातें सुनी और फाइनेंशियली उसको बहुत उनको इशू है। आप नशा करते थे, फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर आता था। आपका इलाज होता है, फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर आता है। आप की तबीयत ख़राब होती है या आप रूड होते हैं तो उनको ज़हनी तकलीफ़ होती है। आप नशे में घर से बाहर घूम फिर रहे होते हैं तो उनकी जान सूली पे टंगी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी वजह से उनके साथ बीतती हैं, तो कहीं अगर वो आपके साथ कभी गुस्से से बात कर लें तो आपको याद नहीं आता कि मैंने तो बहुत दफ़ा इनके साथ ज़्यादती की हुई है और ये तो कभी कभार ये गुस्सा थोड़ा करके मेरे साथ इस तरह करती है। हम ये चाहते हैं कि पेशेंट्स के दरमियान और हमारे दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। पेशेंट हमारे करीब आते हुए डरे ना और दिल की बात कर सकें और हम उनके लिए खड़े हो सकें, उनके मफादात के लिए खड़े हो सकें। और उनके ज़हन में जो मनफी तासुर पहले दिन बनता है जब घर से टीम लेके आती है या किसी डिसेप्टिव तरीके से दाखिल किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि उसके बाद हमारी तमन्ना जो अव्वलीन होती है वो ये होती है कि आपके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रास्ते पे चल पड़ें और आप इलाज पे राज़ी हो जाएं। ये दो तमन्नाएं होती हैं। जब कोई पेशेंट को घर से टीम लेके आती है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है और इसके 3 जुज़ बड़े तकलीफ़ देह हैं। पहला, अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता होता कि किस दिन ये पेशेंट जो है ये हमारे साथ इसका तालमेल बनेगा, ये हमें पता नहीं होता। अनप्रडिक्टेबिलिटी है, हम बता नहीं सकते कि ये होगा कि नहीं होगा। और अनकंट्रोलेबिलिटी है कि वो गुस्से में हो या उसका कोई बिहेवियर ख़राब हो, वो थ्रेट कर रहा हो, तो हमें नहीं पता होता कि अब इसको कैसे कंट्रोल करें। अभी जो भी पेशेंट, अभी ये जो पीरज़ादा साहब जब आए बड़े गुस्से में थे, तो 4-5 दिन में अल्लाह ताला ने अपने फजल से इनको कूल कर दिया और ये हमारे साथ हंस के बोलने लगे, प्यार से बात करने लगे। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब कोई पेशेंट भी आता है गुस्से में, नाराज़गी की हालत में, घर से टीम लेके आती है,
तो दो गोल बड़े ज़रूरी हो जाते हैं और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि वो हो जाएं। एक तो हमारे साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएं और दूसरा मरीज़ इलाज पे राज़ी हो जाए। और अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो हम समझें कि पहला संगे मील हमने अबूर कर लिया और आगे फिर काम की जो राह हमवार हो जाती है कि उसको स्किल सिखाएं, नॉलेज दें कि वो नशे के बगैर रह सके। लेकिन ये दो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं जब कोई पेशेंट आता है, और ये ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए सिवाय प्यार के और सिवाय विज़डम के हमारे पास कोई टूल नहीं है, सिवाय काउंसलिंग के हमारे पास कोई टूल नहीं है। ये पीरज़ादा साहब कह रहे थे कल, पता नहीं किसी को मैं हैरान हुआ सुन के, कहते जिस तरह, क्या कह रहे थे नदीम भाई, आप बता रहे थे मुझे कि जिस तरह का मैं आते हुए रवैया किया था, तुसी मैनू कुटिया क्यों नहीं, ये कह रहे थे कल, खुद ही कह रहे थे कि मैं जो आके ताड़े नाल सलूक किया थे, तुसी मैनू कुटिया क्यों नहीं। तो हमने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और आप यहाँ आए इसीलिए थे कि आपके बिहेवियर्स में ये मसले हैं। तो हमारे लिए वो बहुत नॉर्मल बात है कि जब कोई आता है और नाराज़ होता है और अपने घर वालों से भी नाराज़ होता है। लेकिन ये जब आप हमें इस तरह यूज़ करते हैं ना, यानी कि करा फिर फ़ोन, तो ये ना किया करें। जब यहाँ आएँ तो जो बातचीत यहाँ पे होती है वो आप अपने लिए सुने कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है, और फिर बातचीत का वो पहलू भी देखें कि दूसरों की इस्लाह कैसे करते हैं ताकि आप अपने भाई की खिदमत कर सकें। तो ये एक लापरवाही आपकी तरफ से भी तो है ना, आपने समझा हुआ है कि उसको भी और आपको भी माँ बाप ने ही संभालना है। लेकिन जब बड़ा बेटा होता है तो माँ बाप तवक्को रखते हैं कि छोटे बच्चों को संभालने में वो मदद करे। आपकी गैर जिम्मेदाराना चीज़ें जो हैं, चूँकि आपने छोटी सी उम्र में ही सिगरेट और चरस और ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आपकी जो बड़े भाई की पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, वो ख़राब हो गई है। क्योंकि जब बंदा जिस ओहदे पे होता है उसकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो उस पर फिर अदम एतमाद हो जाता है। फिर आपको पता है ना, आजकल रौला है कि जब बंदा काम नहीं करेगा, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा, तो डॉक्टर इजाज़ जितना मर्जी कोशिश करें, अदम एतमाद तो हो जाएगा ना ऐसा। अगर पोजीशन स्ट्रांग होगी तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। जब अदम एतमाद की आवाज़ उठ जाती है ना, तो एक बंदा कहा करता था कि अगर 10 लोग भी खड़े होकर कह देना कि मुझ पे एतमाद नहीं है तो मैं घर चला जाऊंगा, कहते थे ना। ठीक है, तो आपने क्या बैठ के दो तरह से बातें सुननी है, बतौर पेशेंट भी और बतौर गार्डियन भी। क्योंकि आप एक बड़े भाई के तौर पर छोटे भाई की ज़िंदगी में जब रोल प्ले करना शुरू करेंगे तो आपको उस दर्द का एहसास होगा जो कि आपके वालिदैन का है। क्यों जी, आपको दर्द होता है ना जब ये आप देखती हैं कि इस तरीके से माहौल होता है। वो जो काम इसने देर से सीखा है वो ज़रा जल्दी सीख जाएगा, इसमें और क्या होना है। अच्छा, ये तकरीबन तमाम बहन भाई जब वालिदैन से बात करते हैं तो वो किसी न किसी बहन भाई का एक्सक्यूज़ बना के वालिदैन को कुछ सज़ा देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, एक बच्चे की कोई ज़रूरत पूरी की है, वो बीमार था या वैसे उसकी कोई ज़रूरत पूरी की या उसकी एजुकेशन पे ख़र्च किया, तो दूसरा जो एजुकेशन नहीं ले रहा कहते हैं पैसे मैंने वैसे ही दे दो। या एक की किसी तरीके से माली मदद की, जो कि शादीशुदा बहन भाई कोई है तो उसकी मदद की, तो दूसरे सारे कहते हैं कि हमें नहीं भी ज़रूरत तो हमें पूरा करो, जैसे कि वालिदैन को कोई सज़ा देना चाहते हैं। जबकि वालिदैन के पास जब होता है तो वो अपनी औलाद के ऊपर निछावर करने के लिए तो हर वक्त रेडी रहते हैं। और वालिदैन के साथ ये जो रवैये हैं, ये जिस तरह के रवैये सामने आते हैं जिसमें वालिदैन को बहुत बुरा भला भी कह दिया जाता है या इस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, ये बहुत नामुनासिब है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नशे की बीमारी हो या ख़राब रवैये हों, वो परवान चढ़ते हैं जब हम बच्चों को बचपन में कुछ चीज़ों की स्किल्स नहीं सिखाते। जिसे हम कहते हैं ना, कई लोग हमें ऐसी बात करते हैं कई लोग कहते हैं कि जी आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम बहुत फ़िक्रमंद हैं कि हमारे बच्चे कहीं नशा ना करने लगें या हमारे बच्चों के रवैये कहीं ख़राब ना हो जाएं।
तो कुछ बताएं आपके कैसे हम क्या करें कि हमें सुकून हो कि हमारे बच्चे नशा नहीं करेंगे और हमारे बच्चों के रवैये इतने ख़राब नहीं होंगे और बदतमीज़ी के नहीं होंगे। तो हम उन्हें बताते हैं कि बेहतर होगा कि आप उन्हें बचपन में हिफाजती लगवा दें। तो वो बड़े हैरान होकर पूछते हैं कि क्या नशे की बीमारी के भी कोई हिफाजती टीके होते हैं, क्या बदतमीज़ी की बीमारी के भी कोई हिफाजती टीके होते हैं? तो हम बताते हैं कि हाँ, टीके होते भी हैं और वो चुभते भी नहीं है, क्योंकि उसको सुई के ज़रिए जिस्म में नहीं पहुँचाना पड़ता दवाई को। तो आपने यहाँ अक्सर सुना होगा कि टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स, जिसका मतलब है कि टीन एज तक पहुँचते पहुँचते आप कुछ एग्जेक्टिव स्किल्स सीख लें। एग्जेक्टिव का मतलब होता है कुछ करना, कोई काम करने वाले को एग्जेक्टिव कहा जाता है, स्किल महारत को कहा जाता है। और कोई ऐसी स्किल्स हैं जो हम अगर बच्चों को बर वक्त सिखा दें, जिसमें हमें भी बहुत फ़ायदा होगा बतौर वालिदैन के, अगर बर वक्त सिखा दें तो बच्चे को बड़े होकर ना तो नशा करना पड़ेगा और ना ही उसको बदतमीज़ी करनी पड़ेगी, उसकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, मैं सादा से लफ्ज़ों में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएं। एक एग्जेक्टिव स्किल है जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स इनहिबिशन, कि अंदर ज़हन में कोई ख्याल आया और तड़फने लगे कि ये काम मैंने करके छोड़ना है, जिसे इम्पल्स भी कहते हैं। तो बचपन में बच्चे जब किसी दुकान में जाते हैं, मैंने ये गुब्बारा लेना है, मैंने ये खिलौना लेना है और मैंने लेके छोड़ना है, जबकि थोड़ी देर पहले जब वो घर से निकले थे तो उनको उस खिलौने का पता भी नहीं था। तो वो वालिदैन की कमीज़ पकड़ के, वालदा का दुपट्टा खींच के, फिर फर्श पे लेट के पथाइयाँ मार के वो कहता है जी मुझे ये चीज़ ले दें, और वालिदैन चारों तरफ देखते हैं कि लोग तवज्जो कर रहे हैं तो वालिदैन फ़ौरन उनको वो चीज़ ले देते हैं। और उसके बाद बच्चों को पता चल जाता है कि कोई चीज़ हासिल करनी हो बदतमीज़ी करते हैं, और जब कोई ज़हन में चीज़ आए तो उसको ज़रूर लेते हैं। लेकिन अगर वालिदैन जो है वहीं शॉपिंग को वाइंड अप करके घर वापस आ जाएं तो नेक्स्ट टाइम बच्चा ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। सो जब आप किसी बच्चे की इस तरह की पोजीशन देखते हैं कि वो अचानक कोई ख्वाहिश करता है और कहता है कि अभी पूरी करो, और अगर नहीं करोगे तो मैं ज़मीन पे लेट के तो टांगें हवा में उछालूंगा, या मैं बुरा भला कहूँगा, या मैं रोऊंगा, या मैं आपका कपड़ा खींचूंगा, तो वालिदैन को सिर्फ 1, 2 या 3 दफ़ा इस्तकामत के साथ इस रवैये को रजिस्ट करना है तो एक टीका समझ गए कि लग गया। यानी आपने उनके अंदर इम्पल्स कंट्रोल कायम कर दिया और रिस्पॉन्स इनहिबिशन आपके अंदर आ गई, वो चीज़ बच्चे के अंदर पैदा हो गई। तो पहली चीज़ जो है वो है रिस्पॉन्स इनहिबिशन, के अपने आप को रोक लेना किसी ऐसी चीज़ की ज़िद करने से कि जो वालिदैन मना कर रहे हैं। और इसके लिए हम कहते हैं कि वालिदैन को एक असूल बना लेना चाहिए कि 4 बातें बच्चे कहते हैं कि मेरी मानो तो बस एक मान लो, 4 बातें, ताकि उनको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना सुनने की। और जब उनको एक बात मानने को मिलेगी तो वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि 4 में से एक बातें जब आप मानोगे, 4 में से एक बात जब आप मानोगे तो उनको उस एक बात की बेपनाह खुशी मिलेगी, और बाकी 3 बातें जब आप नहीं मानोगे तो उनको सब्र आ जाएगा, जो कि आगे जाके ज़िंदगी में उनके काम आएगा। क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेंगे, अजनबी लोगों के साथ डील करेंगे, तो अजनबी लोग कभी बात मानेंगे, कभी बात नहीं मानेंगे। साथ ही मैं अक्सर बताता होता हूँ कि बीवी की 4 में से 2 मान लो, खामद की बीवी की 4 में से 2 मान लो, और अपनी बातें जो ज़ाती बातें हैं 4 में से 3 मान लो, और जो कानून की बात है, जो मुआशरे की बात है, जो खुदा की बात है, वो 4 में से 4 मान लो। तो ये आप समझ लें कि एग्जेक्टिव स्किल्स एक टीके की तरह काम करती हैं। दूसरी चीज़ ये है इमोशनल रेगुलेशन, जो कि बच्चे को सिखाई जा सकती है कि जब कोई चीज़ बुरी लगे तो किस तरीके से अपने मूड को संवार के रखना है, या अपने मूड को अपनी मर्ज़ी के सांचे में डाल के कैसे रखना है। ये एक एग्जेक्टिव स्किल है। इमोशनल रेगुलेशन ये होती है
कि आपको जिस किस्म के इमोशन की जिस वक्त ज़रूरत हो वो आप बना सकें। जैसे कि अगर आप किसी शादी ब्याह पे जाएं तो वहाँ खुशी का मौका होता है तो आपके चेहरे पे खुशी हो, और अगर आप किसी मर्ग पे जाएं, अफसोस पे जाएं, तो आप वैसा चेहरा बना लें। अगर आपने किसी को डांटना है कि उसने गलत काम किया है तो चेहरे पे थोड़ा सा एंगर ले आओ। अगर आपने शाबाश देनी है तो चेहरे पे थोड़ी सुकून वाली मुस्कुराहट ले आओ। तो इसको इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। जैसे ट्रैफिक रेगुलेट की जाती है कि ये लाल सिग्नल हो गया तो अब खड़े हो जाना है, ये ग्रीन हो गया तो अब चलना है, ये येलो है तो अब तैयार हो जाना है। तो हमारे भी ज़िंदगी में बड़े मौके आते हैं, दुकान पे खड़े हैं, ग्राहक आया है तो हमें उसके लिए एक मूड चाहिए। उसके बाद किसी मुलाजम ने कोई गलती की है तो उसको डांटना है तो उसके लिए दूसरा मूड चाहिए। किसी ने कोई कारनामा किया है तो उसके लिए तीसरा मूड चाहिए। लिहाजा अपने मूड को हस्बे मंशा बदलते रहने चाहिए। तो मूड जो है वो आपके काम आना शुरू हो जाए, इसको इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। तीसरी चीज़ है कि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दें कि टाइम क्या होता है। और उसकी मिसाल ये है कि जैसे आप जानते हैं कि वक्त पे कहीं पहुंचना ये टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। और अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कितना टाइम आपने एलोकेट किया, क्या शॉपिंग के लिए जाना और फिर अलातूल शॉपिंग करते रहना बेहतर है, या शॉपिंग आपने 1 घंटा करनी है ये सोच के जाना चाहिए। या आप अपनी खाला के घर गए हैं तो क्या बस वहीं रह जाएं, फुफ्फो के घर जाके भूल जाएं, या वहाँ 2 घंटे या 2.5 घंटे, या किसी शादी ब्याह पे जाएंगे तो आप सोचें इतने बजे जाऊँगा, इतने बजे मैं वहाँ से निकल आऊँगा, किसी दोस्त के पास जाऊँगा, हैंग आउट करूँगा। तो उसका एक स्टार्टिंग टाइम और एक फिनिशिंग टाइम होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इसको कहते हैं कि हर चीज़ के लिए आपके पास पता हो कि कितना टाइम चाहिए। सुबह उठेंगे, तैयार होने के लिए कितने मिनट चाहिए या कितने घंटे चाहिए, और रात को वापस घर आएंगे तो कितने बजे आएंगे। ये नहीं कि जब दुनिया में हर कोई धक्का दे दे तो फिर घर वापस आए, घर को थाना समझना शुरू कर दें। ये टाइम मैनेजमेंट हरगिज़ नहीं है। फिर एक चीज़ है जो टास्क इनिशिएशन है। टास्क इनिशिएशन यानी काम का शुरू करना, चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई काम हो, उसको शुरू कर देना एज सून एज पॉसिबल। यानी टास्क को, किसी काम को इनिशिएट करना। और दूसरा ये है टास्क को कंप्लीट करना, यानी अधूरा कर करके छोड़ ही ना जाना। ये काम थोड़ा सा किया छोड़ दिया, फिर दूसरा काम थोड़ा सा किया फिर छोड़ दिया, फिर तीसरा काम थोड़ा सा किया वो छोड़ दिया, आखिर में शाम को 6 काम शुरू करके छोड़ दिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टास्क कंप्लीशन एक एग्जेक्टिव स्किल है। फिर प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन है कि हर चीज़ की प्लानिंग करें और फिर देखें कि पहले कौन सी चीज़ और बाद में कौन सी चीज़। ये बच्चे ही बच्चे को सिखानी है। 11 साल की उम्र से पहले पहले बच्चा ये सीख सकता है, और अगर आप 11 साल की उम्र से पहले पहले उसको ये सारी स्किल्स सिखा देते हैं तो वो कभी आपके साथ बदतमीज़ी हरगिज़ नहीं करेगा। और 11 साल से छोटा जो बच्चा होता है वो अपने स्मॉल साइज़ की वजह से, कदकार छोटा होने की वजह से कोई ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं कर सकता। आप उसका बाजू मरोड़ लेंगे, आप उसको गर्दन से पकड़ लेंगे, आप उसको गोद में उठा लेंगे, आप जो भी मर्ज़ी कर लेंगे। अगरचे वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा तरीके, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं वो बड़ी कारआमद है। जैसे सस्टेन्ड अटेंशन के बच्चे कई दफ़ा आप देखें बात करें वो मुंह इधर कर लेंगे, आप बात करें वो मुंह इधर कर लेंगे। तो ये जो अटेंशन सस्टेन्ड नहीं होती तो आप उनको कंधों से पकड़ के उनको कहते हैं मेरी तरफ देखो, अच्छा मेरी आंखों में देखो, और फिर आप अपना पैगाम उनको देते हैं और मुकम्मल पैगाम देते हैं। अच्छा, ये जो सस्टेन्ड अटेंशन है ये बच्चों को काम मुकम्मल करने में मदद देती हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर घर में खाना अपनी मर्ज़ी का नहीं भी बना तो बच्चे वो खाएं। ये नहीं कि जब भी बच्चे स्कूल से आएँ तो वो कहे कि क्या बना है, और इससे पहले कि माँ बताए क्या बना है वो कहते हैं मैं नहीं खाना। कई दफ़ा हम ऐसे कर लेते थे एहतियातन, स्कूल से आए हैं तो आते ही
क्या बना है? तो अभी अम्मी ने जवाब भी नहीं दिया। हम कहते मैं नहीं खाना। उन्होंने कहते की नहीं खाना। और पता तो लगे कि केड़ी चीज़ है जी नहीं खानी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि बच्चे को शुरू से ही पता चल जाए कि कभी कोई चीज़ मिलेगी, कभी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और अगर चीज़ नहीं मिलेगी तो जो चीज़ मिल रही है उसी से गुजारा करना है। अच्छा, जब चाहे आप कितने भी अमीर हों, बच्चों को ये स्किल सिखाना ज़रूरी है। और चूँकि जितना कोई अमीर होता है या जितना कोई अशराफिया से ताल्लुक़ रखता है या इफ्लुएंट होता है, वो अपनी सहूलत के लिए बच्चों को ये हिफाजती टीके लगाने की बजाय उनकी बातें मानना शुरू कर देते हैं, उनके लिए मुलाजम रख देते हैं। अगर वो घर का खाना नहीं खाना चाहते तो कहते हैं जी बस ऑर्डर कर लीजिए, बाज़ार से मंगा लीजिए। तो हमारा रुपया पैसा हमारे बच्चों के काम आना चाहिए। हमारा रुपया पैसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि उससे हमारे बच्चे महरूम रह जाएं स्किल से और बाद में नशा करना पड़े उनको। तो ये जो नशे की बीमारी है और जो रूड बिहेवियर्स हैं, जो बदतमीज़ी के बिहेवियर्स हैं, ये एग्जेक्टिव स्किल्स जिनको नहीं आती, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं ये चीज़ें। इसी तरह एक एग्जेक्टिव स्किल है मेटकॉग्निशन, जिसमें इंसान सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ तो सामने वाला इसके ऊपर क्या राय रखता है। यानी किसी दूसरे बंदे के दिमाग के अंदर जाके ये जानना कि वो क्या सोच रहा है। तो अगर बच्चे सीख लें कि मैं ये करूँगा तो माँ कैसे सोचेगी, और मैं ये करूँगा तो वालिद कैसे सोचेगा, तो ये जो मेटकॉग्निशन है, ये जो दुनियावी तकाज़ों को पूरा करने के मुतल्लिक़ इशारा करती है। तो मेटकॉग्निशन सीखने से इंसान ऐसी चीज़ों से बाज रहेगा कि जो बॉस या वालिद या वालदा या दुनिया को बुरा लगता है। एक तो है रेपिटिशन से। कई दफ़ा आप लोग हमारे पास आते हैं जब, तो कई दफ़ा आप कह देते हैं ना हमने खाना नहीं खाना, कह देते हैं ना, ऊपर पेशेंट्स कह देते हैं। तो क्या हम खाना नहीं खिलाते उनको? खिलाते हैं ना खाना। किस तरह खिलाते हैं? क्या हमने कभी कहा कि ना खाओ सानू की? कभी कहा ऐसा? किसी ने कहा? हमेशा क्या करते हैं? रूम में दे देते हैं। एक स्टाफ चला जाता है, वो कह देता है, फिर दूसरा स्टाफ आ जाता है, फिर दूसरा स्टाफ से नहीं सुनते तो एक काउंसलर आ जाता है, फिर काउंसलर की नहीं सुनते तो डॉक्टर इजाज़ चले जाएंगे, इनकी नहीं सुनते तो फिर मैं बीच में आ जाऊंगा। क्या कभी ऐसा हमने कहा कि अच्छा भूखे रहो? तो घर में भी आप बार बार कह सकते हैं, एक बच्चा खाना नहीं खा रहा तो 4 फैमिली मेम्बर वारी वारी उसके पास जा सकते हैं, और ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि ना खा सानू की। लेकिन आप ये भी चाहेंगे कि वो भूखा ना रहे, तो उसके लिए आप रेपिटिशन कर सकते हैं। यानी वही बात बार बार कहेंगे तो वो खा लेगा। और थोड़ा सा आप कह लेंगे मेरा चांद, मेरा बेटा खाना खा लो, ये भी कह सकते हैं। लेकिन खाना तो वही खिलाएंगे ना, बैंगन आलू। खाना तो मैकडॉनल्ड से नहीं आएगा। लेकिन अगर बैंगन आलू पड़े रहेंगे वहाँ देचकी में और खाना मैकडॉनल्ड से आएगा, तो वो बैंगन आलू बददुआएं देंगे। जो मेटकॉग्निशन है ये बहुत ज़बरदस्त एग्जेक्टिव स्किल है। यहाँ सब बताते रहते हैं और मिस शुमाइला अक्सर इस पे ट्रेनिंग भी देती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी किसी बंदे की एग्जेक्टिव स्किल्स मुकम्मल हैं, उतना ही उस बंदे के ज़िंदगी में नशा ना करने का इम्कान है, उतना ही उस बंदे का ज़िंदगी में कामयाब होने का इम्कान है, उतना ही उस बंदे का भला मानस होने का इम्कान है। और अगर कोई बंदा नशे में पूरी तरह चला गया हो तो एग्जेक्टिव स्किल सीखना शुरू कर दे तो क्या होगा? अगर कोई बंदा नशे में गोडे गोटे, लक लक और सर तक फंसा हुआ हो और उसके बाद वो एग्जेक्टिव स्किल सीखना शुरू कर दे तो क्या होगा? उसके मसले मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। और उसकी जो क्रेविंग है, जो कि करैक्टर डिफेक्ट्स की वजह से पैदा होती है, जब वो करैक्टर डिफेक्ट्स दूर होना शुरू होंगे और उनकी जगह एग्जेक्टिव स्किल्स आना शुरू हो जाएंगी, तो वो बंदा फिर नशा उसके लिए रिडंडेंट हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। मेरे पास एक साहब हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं, अल्कोहलिज्म में थे और बिज़नेस तब भी उनका चल रहा था काफ़ी अच्छे से। तो आखिर उनसे काम नहीं हो रहा था तो वो आउटडोर काउंसलिंग में आए और 2-3 महीने के अंदर ही अंदर सिर्फ एग्जेक्टिव स्किल्स पे उन पे काम किया। और वो कई दफ़ा मुझे कहते थे नहीं बिज़नेस मेरा ठीक है,
तो मैं कहता था बिज़नेस आपका ठीक है, लेकिन आप एग्जेक्टिव स्किल सीखें, इसका जो असर है वो आपकी शराब की तलब पे पड़ेगा। क्योंकि जो भी बंदा शाम को शराब पीता है, अच्छा भला ब्यूरोक्रेट, अच्छा भला बिजनेसमैन, अच्छा भला सीईओ, वो क्यों पीता है शाम को शराब? वो इस वजह से पीता है कि सारे दिन में खप खपैया करके उसके अंदर जो इमोशनल प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं वो शराब में डुबोना चाहता है। लेकिन अगर सारा दिन वो काम करे, उससे कोई बेचैनी पैदा ना हो, कोई डिप्रेशन पैदा ना हो, कोई गुस्सा पैदा ना हो और कोई थकावट पैदा ना हो और कामयाबियां उसके कदम चूमे, तो शाम को उसको शराब पीने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आप समझ लें कि जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, अगर पहले सीख लेंगे तो नशे की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर नशे की नौबत आ जाए और बंदा बीमारी में घिर जाए, तो एग्जेक्टिव स्किल्स सीखते सीखते वो स्मूथली नशे से बाहर आ जाएगा। एग्जेक्टिव स्किल्स गिनने में काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। ये 12 हैं जो कि एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, जिनको आपके सामने तज़किरा रोज़मर्रा हमेशा आपके सामने रहता है। तो ये जो 12 एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, अगर आप सीखना शुरू कर दें, अब हमने इस पे सोचा है कि स्पेशल सेमिनार भी करें फैमिलीज़ के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये बज़ाते ख़ुद नशे की बीमारी में जो क्रेविंग्स पैदा होती हैं उसको ख़त्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जो पेरेंट्स या फैमिली के लिए हम कहते हैं रवैये सीखने हैं, वो एग्जेक्टिव स्किल्स के अलावा हैं जिनको हम टफ़ लव के जो असूल कहते हैं, टफ़ लव के असूल। दोनों चीज़ें जो हैं बहुत कारआमद है कि फैमिली टफ़ लव भी सीखे, लेकिन अगर एग्जेक्टिव स्किल नहीं सीखेंगे तो टफ़ लव करते करते लड़ाई हो जाएगी। यानी टफ़ लव करते हुए कब हम बहुत टफ़ हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि टफ़ लव का मतलब है कि आपने टफ़ भी होना है, पर जब आपने टफ़ होना है तो आपने ख्याल रखना है कि मोहब्बत उसमें उजागर होती रहे। जैसे मैं ये कहा करता हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ टफ़ हो रहे हैं, उसको नो कह रहे हैं, तो फिर भी उस टाइम पे आपके फेशियल एक्सप्रेशन मोहब्बत से भरे हुए होने चाहिए और आपके हर मुसाम में से मोहब्बत टपक रही होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊँ कि जब आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हो, आप उसे नो कह रहे हो, तो उस वक्त बच्चा भी आगे से रिएक्ट कर रहा हो, तो आपका मोहब्बत के साथ अपने एक्सप्रेशंस को संभाल के रखना और अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार साथ साथ जारी रखना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे बताएं कि जब शुरू में आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, तो क्या कभी आपको मुश्किल पेश आती है ना कि अगर एक्सीलेटर पे पाँव रखे तो क्लच से पाँव हट जाता है, ब्रेक पे पाँव रखे तो एक्सीलेटर से हट जाता है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। ये इब्तिदा में होता है ना, सड़क के एन दरमियान गाड़ी बंद हो गई रीगल चौक में, लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो क्या होता है, फिर आपको पता ही नहीं होता कि कब आप एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ है, कब एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ है और कब ब्रेकों पे और कब आप क्लच दबा रहे हैं, और साथ साथ आप बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ आप किसी और गाड़ी वाले को हाथ से इशारा भी कर रहे हैं, सिग्नल भी देख रहे हैं। तो ह्यूमन ब्रेन कितनी शानदार चीज़ है कि एट द सेम टाइम आप अपने बच्चे को नो भी कह सकते हैं और पूरी फुल ब्लोन मोहब्बत भी उसके ऊपर निछावर कर सकते हैं। यानी ना कर रहे हैं पर मोहब्बत को रोक नहीं रहे। और ये थोड़ा शुरू में करना ऑकवर्ड लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन करते करते फिर ये आ जाता है। और होना चाहिए इरादा कि आपका गोल क्या है। टफ़ लव का एक प्रिंसिपल ये भी है कि अपने जो मकासद हैं उनकी मनसूबाबंदी अलग करें और अपने जज्बात की मनसूबाबंदी अलग करें। क्या इस चीज़ को कोई समझता है कि ये मकासद की मनसूबाबंदी अलग और जज्बात की मनसूबाबंदी अलग क्या होती है? जो प्रैक्टिकल वर्क है आपका, जो गोल है, जो आपका मकसद है, उसको अलग, अपने इमोशंस को संभालना अलग। लेकिन ये कहीं आपस में गड़बड़ हो सकते हैं। जब आप अपने बच्चे को ना कर रहे होते हैं और वो आगे से कह रहा होता है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते
और दूसरे भाई से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते, तो आपको गिल्ट फील होता है। जब आप कोई पाबंदी लगाते हैं तो आपको गिल्ट फील होता है। जब आप बच्चे की बात नहीं मानते तो आपको गिल्ट फील होता है। तो अपने गिल्ट को अलग से निपटाना चाहिए, और जो आपका मकसद है या गोल है उसको अलग से कर गुजरना चाहिए। अगर बच्चे के साथ आपने ना कहनी है, उसकी बेहतरी इसी में है कि आप ना कहें, तो आप ना कह लें। और जब आप ना कहें और आपको बाद में बुरा महसूस हो, आपके जज्बात मजरूह हैं, तो अपने जज्बात को अलग से मैनेज कर लें। जैसे जब आप बच्चे को नो कह रहे हो तो बीच में कई दफ़ा दिल तड़पना शुरू कर देता है। सर ये मर्ज होता है आपस में? क्या चीज़? मर्ज होता है आपस में? मर्ज होने से ही तो इनको रोकना है कि आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये तुम्हारी बात नहीं मान सकता, और बच्चा बुरा सा मुंह बना लेता है और आपका दिल तड़पना शुरू कर देता है कि मैं अपने बच्चे को खुश नहीं कर सका। तो फिर आप अपने दिल से बात करते हैं कि तुम बीच में मत आओ, मैं अपने बच्चे को संभाल रहा हूँ। आप कहते हैं कि मैं उसकी बेहतरी चाह रहा हूँ और उसकी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बीच में मत आओ। अपने दिल को वो कह रहे हैं कि तुम बीच में तुम ज़रा साइड पे हो जाओ। और जब अपने बच्चे को संभाल चुके तो फिर वापस आप अपने दिल की तरफ आ जाएं और आप उससे और बातें कर लें कि तुम करार करो, मैं बच्चे को संभाल रहा था, तुम्हें तकलीफ़ देना मेरा मकसद नहीं था, बच्चे को सीधे रास्ते पे डालना मेरा मकसद था, मैं असूल पे चल रहा था। अपने दिल से भी माफ़ी मांग लेते हैं आपके, मैंने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे माफ़ कर दो। तो आप अपने दिल से भी बात कर सकते हैं और आप अपने दिमाग से भी बात कर सकते हैं, और आप अपने बच्चों के मामलात को अलग से संभाल भी सकते हैं, बशर्ते कि आप ट्रेंड हों, आपने स्किल सीखी हो और आपने नॉलेज सीखा हो और आप तजर्बात में से गुज़रे हों। तो जो भी ये एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, ये सीखी तो अलग-अलग जाती हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है। जैसे म्यूज़िक में कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग भी बजाए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर जब कोई म्यूज़िक परफॉर्म करता है तो 10, 12, 14 इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो जब वो इकट्ठे चल रहे होते हैं तो कैसे इकट्ठे चल रहे होते हैं, वो कैसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहे होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ चल रहे होते हैं। फिर आपने जी प्रैक्टिस से आप उनको इकट्ठे सीख लेते हैं। तो जो आप 12 स्किल्स सीखते हैं, एग्जेक्टिव स्किल्स, वो अलग अलग सीखते हैं, लेकिन आपको फिर अच्छे तरीके से उनको अमेलगमेट करके मिला जुला के इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि आपके मकासद भी हल हो जाएं और आपके जज्बात भी मजरूह ना हो। प्रॉब्लम ज़्यादातर ये होता है कि जब हम किसी रास्ते पे चलना चाहते हैं या ना कहना चाहते हैं तो हमें जज्बाती तौर पर कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। हमें लगता है कि ये बोझ हमारी सकत से कोई ज़्यादा है, क्योंकि कई दफ़ा हम स्टैंड लेते हैं, गुस्सा एकदम आया और बड़े बड़े स्टैंड ले लिए, मुग़ल आज़म बन के कह दिया कि बस आज के बाद तुम रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं रहोगे, बाहर रहोगे तो फिर घर वापस नहीं आ सकोगे, या इस तरह की जो धमकियां हम इशू करते हैं जिनको फिर बाद में वापस लेना पड़ता है। तो सोच समझ के स्टैंड्स लेने चाहिए। टफ लव में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो रीढ़ की हड्डी है टफ लव की, वो है कि पहला है कि स्टैंड लेना, दूसरा है कि जब आप स्टैंड लेते हैं तो बहरान पैदा होता है, तीसरा ये है कि जब बहरान पैदा होता है तो आप उसको मैनेज करते हैं, आप उसको संभालते हैं, और चौथा उसका नतीजा सामने आ जाता है कि जब आप बहरान को समेट लेते हैं, बहरान को संभाल लेते हैं, तो आपकी सिचुएशन पहले से बेहतर और पहले से खूबसूरत हो जाती है। ये एक सिंपल सी बात है कि जब भी आप स्टैंड लेंगे बहरान पैदा होगा। ठीक, यानी माँ बाप स्टैंड लेते हैं और औलाद कहती है कि अच्छा मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपने स्टैंड लिया है, तो वो भूख हड़ताल कर देता है, वो कहता है मैं घर ही चला जाऊँगा, तुसी चाहते ही नहीं कि मैं घर रहा। वो मुंह बना के बैठ जाता है, या वो शीशे तोड़ने लगता है, या वो टीवी गिरा देता है, मोबाइल को दीवार पे मारता है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए ना कि जब मैं स्टैंड लूँगा तो मेरा बेटा ये हरकतें करेगा।
तो फिर आपको बंदोबस्त करके रखना चाहिए कि अगर मेरा बेटा ये हरकतें करेगा तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा, अकेला मैनेज करूँगा या मैं बीवी को साथ में लाऊंगा या मैं उसके बड़े को साथ रखूँगा या उसके कज़न को बीच में डालूँगा या मैं क्या बैकअप पे क्या चीज़ रखूँगा, क्या मैं 15 पे कॉल करूँगा। तो कंप्लीट प्लान तो होना चाहिए ना। अगर ना वैसे ही एक बात कर दे और उसके पास कोई बैकअप प्लान ना हो तो उससे मसाइल बहुत बढ़ते हैं। तो जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और दूसरा बहरान पैदा करता है तो आपको पहले से पता होना चाहिए, जैसे फिल्मों का स्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता कि ये मंजरनामा ये हमने फिल्माना है और ये दरिया में सीन है और डर है कि कहीं अदाकार डूब ना जाएं, या ये पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं अदाकार और वहाँ काम कर रहे हैं तो लुढ़क के कहीं नीचे ना जा पड़ें, तो वो कोई एम्बुलेंस का बंदोबस्त रखते हैं, कोई डुप्लीकेट का बंदोबस्त रखते हैं। कहीं आग लगा के शूटिंग करनी हो तो वो बाकायदा बंदोबस्त रखते हैं कि आग को फिर बुझाना कैसे है। तो जब भी हम स्टैंड लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, जो रेड स्टैंड होता है वो लिया जा सकता है ज़रूरत के मुताबिक। और जब हम स्टैंड लेते हैं तो दूसरा रद्देमल देता है, वो क्राइसिस पैदा करता है और हमें पहले से पता होना चाहिए कि वो क्राइसिस क्या पैदा करेगा। वो दीवारों को ठुड्डे मारेगा या वालदैन को बुरा भला कहेगा या वो कोई चीज़ें तोड़ेगा या वो भूख हड़ताल करेगा या वो घर से जाने की बात करेगा। तो पहले से पता होना चाहिए क्योंकि अपने फैमिली मेम्बर का पता होता है, ठीक, पॉसिबिलिटीज। तो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो आप उन पॉसिबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्टैंड लेंगी ना, कि क्या बाद में आप वो पॉसिबिलिटीज़ को कवर अप कर सकेंगी, आप उनको हैंडल कर सकेंगी। और अगर आप सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हैं उस क्राइसिस को तो आपके बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और आइंदा वो आपके स्टैंड लेने को शुरू में ही मान लेगा, क्राइसिस पैदा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने स्टैंड लिया और उसने क्राइसिस पैदा किया और आपने अपना स्टैंड सरेंडर कर, आपने स्टैंड वापस ले लिया और वो नारे मारता हुआ बाहर निकल गया, तो आइंदा क्या होगा? क्या आप स्टैंड लेंगे तो वो मान लेगा? तो इसका मतलब है कि जब हम किसी के साथ कोई स्टैंड लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेना है। पर स्टैंड की एक किस्म होती है जो कि ग्रीन होती है। मिसाल के तौर पर हम ऐसी बात अपने बच्चे को कहते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो खुशी खुशी मान लेगा, तो ऐसा स्टैंड लेते रहना चाहिए कि जो बात, एक गिलास पानी देना बेटा, अच्छा ज़रा मुझे गाड़ी पे वहाँ तक शॉपिंग के छोड़ के आ जाओ, ये लेके आ जाओ, फलां कर लो फलां कर लो। तो इनको हम ग्रीन स्टैंड्स कहते हैं। और हर घर में वालिदैन को पता होता है कि मैं बच्चों से क्या बात करेंगे हम तो वो बच्चे मान लेंगे, या किस बच्चे से क्या बात करेंगे तो वो मानेगा और किस बच्चे से क्या बात करेंगे तो वो नहीं मानेगा। तो नॉर्मली आप किस बच्चे के पास जाएंगे? जो मानेगा, ठीक। अच्छा, तो जिस बच्चे के पास आप नहीं जाएंगे तो वो दिन ब दिन उसी तरह का होता जाएगा कि मैं तो फारिग हूँ, मुझे कोई काम नहीं कहते, अच्छा है तो मैं नहीं मानता। तो वालिदैन एक आसानी ढूंढते हैं कि उस बच्चे को कहते हैं, दफातर में आमतौर पर किसको काम कहा जाएगा? जो मान रहा होता है। और जो नहीं मान रहा होता तो उसको क्या मैसेज मिल रहा होता है? वो कहते हैं काम ते जवान दी मौत, काम ते जवान दी मौत। तो ये चीज़ों का भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ग्रीन स्टैंड बच्चों के साथ लेते रहना चाहिए, जिसका मतलब है कि छोटे छोटे काम बच्चों को कहते रहना चाहिए जिसके जवाब में वो कहें कि अच्छा मैं कर देता हूँ, और फिर वो कर दें और आप उन्हें शाबाश दे दें। इनको हम ग्रीन स्टैंड कहते हैं, ताकि उनके दिमाग में ये तासुर बैठना शुरू हो जाए कि ये जो माँ बाप है जो भी काम कहते हैं ये मुझे मानना है। क्योंकि अगर आप माँ बाप का काम मामूली भी मानेंगे तो जहन में काम मामूली या गैर मामूली नहीं होता। जहन समझता है कि ये बंदा जो है जब मुझे कोई काम कहता है तो मुझे मानना है। क्या आपको पता है कि आप भी कई बंदों की बातें मानते होंगे, कई बंदों की नहीं मानते होंगे। कई बंदों का तासुर आपके ऊपर ऐसा हो जाता है कि आप उनकी बात मानते हैं, और कई बंदों का तासुर आपके ऊपर ऐसा होता है कि यदि गल ना भी मनो तो खैर है। तो इसको ग्रीन स्टैंड कहते हैं कि अगर आप
छोटे छोटे काम किसी को कहते रहें तो उसका दिमाग बड़े कामों के लिए भी आमादा हो जाएगा। तो ग्रीन स्टैंड ये हो गए। बीच में एक येलो स्टैंड्स होते हैं। येलो स्टैंड होते हैं कि आपने अपने बच्चे को कोई काम कहा या फैमिली मेम्बर को कोई काम कहा तो उसने थोड़ा सा ऐसे किया कि नहीं अभी तो मैंने ये काम किया, उसको नहीं कहते मुझे कहते हैं, और आपने फिर 2 दफ़ा कहा 3 दफ़ा कहा तो वो कर दिया। तो जो वालिदैन ग्रीन स्टैंड लेते रहते हैं तो बीच बीच में कोई कोई येलो स्टैंड भी वो ले लेते हैं, और रेड स्टैंड वो होते हैं जिसके नतीजे में बच्चा कहता है ऐ नहीं हो सकता, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं मानना, और उस पर पिट से आपा डाल देना। तो जब आप रेड स्टैंड लेते हैं तो फिर आपको तैयारी के बगैर नहीं लेना चाहिए। ग्रीन स्टैंड आप बगैर तैयारी के ले सकते हैं। येलो स्टैंड आप इस्तकामत से ले सकते हैं, करेज से ले सकते हैं। लेकिन जो रेड स्टैंड है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या स्टैंड लेंगे तो आपका फैमिली मेम्बर क्या रद्द-ए-अमल देगा और आप उस रद्द-ए-अमल को कैसे मैनेज करेंगे। आपने कभी देखा होगा हुकूमतें कोई स्टैंड लेती हैं, फिर उसका रद्द-ए-अमल सामने आना होता है तो वो पहले ही पुलिस खड़ी कर देते हैं वहाँ, और वो आंसू गैस भी फेंकना शुरू कर देते हैं, पानी वाली कैनन भी वो वहाँ ला के खड़ी कर देते हैं कि अच्छा कोई आएगा तो फिर हम निपट लेंगे। और अगर वो ऐसा ना करें क्राइसिस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे 3-4 साल पहले एक माहौल सा बन गया था कि किसी ने भी बात मनवानी है तो वो सड़क पे आके तो धरना दे देते थे। एक दफ़ा आलूओं वालों ने आके सड़क पे आलू बखेर के धरना दे दिया, सड़क पे आलू फैला दिया और जाके साथ बैठ गए, और जो भी ऐसा करता था उसकी बात मानी जाती थी। तो फिर हुकूमत ने तंग आके तो सख्ती करनी शुरू की। तो आपको समझ में आ गया कि इट इज़ ऑल साइकोलॉजी, अगर आप समझ लें। और हाथापाई तक बात नहीं आनी चाहिए, गालम गलोच तक बात नहीं आनी चाहिए। आपके पास पहले ही भरपूर बंदोबस्त होना चाहिए कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास बंदोबस्त हो तो काम स्मूथली हो जाता है। अगर आपके पास बंदोबस्त ना हो, आप अंदाज़ा ना लगा सकें कि दूसरा क्या रद्द-ए-अमल देगा, तो समझें कि फिर आपके मुश्किलात के दिन शुरू हो गए। तो घरों में अगर आप चाहें तो सुख चैन का माहौल बन सकता है। आपको लगता है कि बन सकता है? तो हाँ, केड़े वेले गया थे, केड़े वेले आया? अच्छा अच्छा, क्या आप वादा करती हैं कि आप गुस्सा नहीं करेंगी ईमान के साथ? नहीं, वादा ही कर लें, इरादे की बजाय वादा ही कर लें कि गुस्सा नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा उसकी बातें माने, लेकिन गुस्सा ना करें, क्योंकि आपका गुस्सा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी माँ का गुस्सा कोई बर्दाश्त नहीं करता। माँ से आपको क्या चाहिए मुझे बताइए? जब माँ का तसव्वुर आता है तो आपको क्या चाहिए? प्यार। माँ का लफ्ज़ ही ऐसा है, बाप का भी वही हाल है कि गुस्सा नहीं चाहिए। आप ना कर सकती हैं पर गुस्सा ना करें। जब आप गुस्सा करती हैं तो ये माँ के बुनियादी मनसब के ख़िलाफ़ है। और जब मैं माँ का कहता हूँ तो बाप के मुतल्लिक़ भी वही बात है कि बाप भी ना कह सकता है पर गुस्सा नहीं कर सकता। 10 दफ़ा ना कह दें इसका कोई बिल तो नहीं आता ना। 25 दफ़ा ना कह दें तो उसका कोई एक्स्ट्रा बिल तो नहीं ना आता बिजली के साथ, ठीक है ना। तो ना जितनी दफ़ा मर्ज़ी कह दें, लेकिन ये याद रखें कि जब आप ना कहते हैं तो वो बज़ाते ख़ुद काफ़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है। जब हमें ना सुनने को मिलती है तो मज़ा नहीं आता, और जब ना सुनने को भी मिले और साथ गुस्सा भी मिले तो क्या। जैसे अगर आपके घर में कोई बंदा कोई काम आता है, कोई आपसे उधार लेने आता है, तो अगर आपने उसको उधार नहीं देना तो उस दिन बहुत प्यार से उनको कमरे में बिठा के चाय पिलाई, बिस्किट खिलाई। और अगर वो उधार लेने आता है और आपने उधार देना है तो बेशक दरवाजे पे पकड़ा दे पैसे, क्यों जी, चलेगा ना। कि अगर वो पैसे मांगने आया और आप बच्चे के हाथ अंदर से ही पैसे भेज देते हैं कि बाहर आ दियो उन्होंने, तो वो समझेगा कि मेरा वक्त बचा। लेकिन अगर आपके पास वो पैसे मांगने आया है तो फिर आप थोड़ा सलाम दुआ, मोहब्बत, प्यार, गले लगाना, अंदर ला के बिठाना,
चाय शाय पिलानी, बिस्किट, और फिर आप कहनी पैसे तो मैं नहीं दे सकता। बोले कि पैसे क्यों नहीं दे सकता? आप कहे जी मैं वजह नहीं बता सकता, कोई बड़ी ख़ास प्राइवेट वजह है, गल मुकी। कोई वजाहतें करने की ज़रूरत नहीं, आपको लगे वो मैं बता नहीं सकता, वो बड़ी प्राइवेट सी बात है कि मैं आपको पैसे क्यों नहीं दे सकता। क्योंकि जो भी वजह आप किसी को बताएंगे ना पैसे ना देने की, वो वजह उसको पसंद कभी भी नहीं आएगी जी। वो उसका हल बता देगा। तुम कहोगे कि अजकल मेरा हथ तंग है, कहते कि तक हथ खुला होएगा। आप कहते हैं महीने तक, आप समझते हैं कि महीना कभी आना ही नहीं, वो महीना फिर 3 दिन पिछों आ जाएगा और वो बंदा वापस आपके पास पैसे मांगने आ जाएगा। और अब आपको लगेगा कि मैंने इसको खुद बुलाया महीने बाद, तो अब मैं पैसे कैसे नहीं दूँ इसको। तो कुछ भी कहें या आप उसे कहेंगे यार तू मांगता क्यों रहना है, खुद कमाया कर, तो फिर नाराज़गी हो जाएगी। या आप कहें कि जी मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, या मेरे पास अभी आए थे मैंने फ़लाँ को दे दिए। ये सारे जो बहाने बनाते हैं, इससे एक आसान सीधी सी बात है कि यार पैसे मैं नहीं दे सकता, तो उसकी वजह भी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरी को ख़ास बड़ी प्राइवेट वजह है, बताने वाली है नहीं। तो बिल्कुल अगला बंदा कहेगा कोई बात नहीं। मैं आपका हूँ जो बंदा पैसे मांगता फिरता ना लोगों से, उसको बुरा नहीं कभी लगता। आम बंदों को ख्याल होता है कि अगर कोई उधार मांगेगा तो हम उसे नहीं देंगे तो उसको बुरा नहीं। ऐसे बंदे बुरा कोई नहीं मना, क्योंकि जो पैसे उधार मांगने जाता है उसके अंदर पहले वो सलाहियत होती है कि उसने बुरा नहीं मनाना। और नहीं, इज़्ज़त नफ्स होती है, इज़्ज़त नफ्स होती है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा होती है। क्योंकि बुरा वो मनाता है जिसके पास इज़्ज़त नफ्स नहीं होती। जिसके पास इज़्ज़त नफ्स होती है, जिसके पास अपनी ज़ाती इज़्ज़त है, तो उन्हें कादली बुरा मनाना है। जिसके पास अबंडेंट ज़ाती इज़्ज़त है, जो बंदा अपनी इज़्ज़त करता है और रोज़ अपनी इज़्ज़त करता है और दोहराता है कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम अच्छे इंसान हो, तो वो बुरा नहीं मना सकता क्योंकि वो खुद अपनी इज़्ज़त कर रहा है। प्रॉब्लम उस बंदे का है जो खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करता। तो जो बंदे भी मांगने वाले होते हैं, ये चंदा मांगने वाले, चंदा मांग के कोई इदारे शिदारे बनाने वाले या कुछ इस तरह के जितने भी काम होते हैं, वो बुरा नहीं मनाते। सिर्फ माँ बाप जब पैसे नहीं देते तो बुरा मनाते हैं, बाहर कोई पैसे ना दे तो कोई बुरा नहीं मनाते। तो ये सिंपल सी बात यह है कि जो बंदा बुरा नहीं मनाता उसके अपने अंदर इज़्ज़त नफ्स पूरी होती है। नशे के मरीज़ का मामला यह है कि अगरचे उसके अंदर इज़्ज़त नफ्स पूरी नहीं होती, लेकिन नशे ने काम उठा के रखा होता है। यानी अगरचे उसके अंदर सेल्फ इस्टीम नहीं होती, अपनी इज़्ज़त वो नहीं करता अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन उसका जो नशा है वो उसके जज्बात को उठा के रखता है। आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को कि नशा उठा के रखता है? मिसाल के तौर पर अगर आप रात को 2 बजे वापस आए और वालिद साहब ने बुरा भला कहा है और आपको कोई बुरा भला नहीं लगा, तो उसकी वजह क्या होती है भला? फर्ज करो तुसी काम कीता नहीं होया ते अब्बा जी ने डांट देता है, तो हम अगला काम की करोगे? नशा करेंगे ना। अगर कोई वालिद अपने बेटे को जो कि नशे का मरीज़ है बुरा भला कहता है और बेटे ने अब ओके फील करना है, तो क्या करेगा? ड्रग्स करेगा। तो अगर वालिदैन को ये पता चल जाए कि वैसे ही ड्रग्स करता है और मेरे डांट डपट करने से 2 सिगरेट ज़्यादा पी लेता है, तो आप क्या करेंगे? नहीं डांट डपट करेंगे ना, क्योंकि बाकायदा गिन गिन के पूरा करते हैं। मतलब है जो नशा करता है ना वो गिन गिन के नशा करता है कि ए अब्बा जी दे नां दे 2 सिगरेट, ए अम्मी दे नां दे 2 सिगरेट, और ए जड़ा मुआशरे दियां बुराइयां दे नां ते 2 सिगरेट। मेरे मरीज़ों को मुआशरे की बुराइयां बहुत बुरी लगती है। मतलब हमारे ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं ना, वो उनसे बड़े दुखी हैं कि मुआशरे में बुराइयां क्यों हैं। तो उसके लिए 2 सिगरेट अलहदा है। कोई भी दिल दुखा जाए कर जा 2 सिगरेट तेरे नाम की। तो ये चीज़ें जो हैं, नशा भी उठा के रखता है इंसान को, इसीलिए तो लोग छोड़ते नहीं, क्योंकि नशा वक्ती तौर पर उठा के रखता है। वो एक बहरूप बदलने में मदद करता है। बंदा बड़ा दुखी सा है, तंग सा है, परेशान सा है, नशा करने के 15 मिनट के बाद उसका बहरूप बदल जाएगा, उसका मूड बदल जाएगा, उसका मिजाज जी वक्ती फरार मिल जाता है। लेकिन बीच में एक खौफ रहता है कि 4 घंटे 6 घंटे
या 8 घंटे या 10 घंटे, उसको अपने अगले नशे की फिक्र होती है। अभी पहला नशा ख़त्म नहीं किया और अगले की फिक्र होती है। इतनी तकलीफ़ दे ज़िंदगी है नशे की ज़िंदगी कि हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है कि अगले नशे दा की बनेगा, और अगर नशा ना मिले तो मेरा की बनेगा, और एक खौफ सा तारी रहता है, खौफ से ऑपरेट करने लगता है। इसलिए कई दफ़ा मरीज़ नशा इधर उधर छुपा के भी रखते हैं कि अगर किसी वक्त मुझे नशा ना मिला तो ये 10 पे तलाश करूँगा, तो एक आध जगह पे तो कहीं ना कहीं इधर उधर ठोक के रखा होता है कि जो सादा कागज़ की पुड़ी है ना, वो भी 10 रुपए दी आती है। आजकल ये बड़ा मसला है। आपको पता है गवर्नमेंट ने नोट 5 रुपए का छापना बंद कर दिया है। आपको पता है 5 का नोट एक होता था, 1 रुपए का नोट होता था, वो क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि छापने पे 2 रुपए खर्च हो जाते थे। तो 5 का नोट जो है वो भी बेवकूफ़ हो गया, तो उसकी जगह सिक्का आ गया। अब 10 का नोट भी जाने वाला है, तो फिर 20 का नोट रह जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो जो 10 के नोट को इस पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें नशा लपेट के दिया जाता है, जो कि उसी बंदे से वसूल किए जाते हैं पैसे, ये एक तरह से 10 के नोट की बेइज्जती करने के लिए करते हैं। नोट का जो कागज़ होता है ये बड़ा स्पेशल कागज़ होता है, और ये बड़ा महंगा कागज़ होता है, और बड़ा पायदार कागज़ होता है, जैसे स्टैम्प पेपर होता है। ये उस तरह 10 रुपए का नोट हो या 100 का नोट हो, जितना बड़ा नोट होता है उतना ही उसका ज़्यादा कागज़ कीमती और ड्यूरेबल होता है। तो ये उस वजह से होता है। तो 2-3 चीज़ें मैं 1 मिनट में दोहरा दूँ। टफ़ लव के प्रिंसिपल्स पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि कोई इन्होंने भी बच्चे पैदा करने हैं तो फिर इन्होंने भी बच्चों से डील करना है। तो टफ़ लव का मतलब टफनेस नहीं है, टफ़ लव का मतलब टफ़ और लव दोनों का अमेलगम है। और दूसरी बात ये, एक्टिव स्किल्स अगर सीखेंगे तो नशे तक नौबत नहीं पहुंचेगी। अगर नशे में फंस जाएं तो निकलने के लिए एग्जेक्टिव स्किल्स जो हैं वो आपके काम आएंगी। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जेक्टिव स्किल आपके लिए इमोशनल रेगुलेशन है, कि अपने जज्बात को मौका महल के मुताबिक कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे बचा के रखना है कि जब ज़रूरत हो तो आपको मुतल्लिका जज्बात करीब से मिल जाए, और एक बंदे से उसके मुताबिक मेरिट पे डील करना है और दूसरे बंदे से उसके मुताबिक मेरिट से डील करना है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।